5 साल अगर कोई सरकार रुकती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम वही देख रहे हैं 2 साल 2.5 साल यही देख रहे हैं हम। नागपुर सिर्फ एक बनाया गया सिर्फ एक गुड़िया है विदर्भ को दिखाने के लिए, यही हमारा विदर्भ है, लेकिन विदर्भ वो नहीं है मैम। हमारे गांव में जो हमारा आमदार है, आमदार का मुझे नाम भी नहीं पता था, इसकी वजह से ही नहीं, मुझे अज्ञान था, इसकी वजह से नहीं। हमारे जिले में काम ही नहीं होता ना। कि जब आप खनिज के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो आपको हमारा विदर्भ याद आता है, लेकिन जब आप विकास के बारे में सोचते हो तब हमारा विदर्भ कहा जाता है मैम। 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर कहाँ पे इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। रवि राणा का क्या हाल है, 3 टर्म से तो ये भी जीत रहे हैं। इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, वो जाता ना। अपना धर्म अपने पर सीमित रखो, दूसरे पर क्यों लाते हो। महाराष्ट्र में आइडियोलॉजी नाम की कुछ चीज ही नहीं बची। कांग्रेस और बीजेपी ऐसे दो गुट है, ये कभी साथ नहीं आ सकते, पर बाकी सब लोग साथ में आ चुके हैं, सब लोग साथ में करते। जैसा अभी पंजाब में आंदोलन हुआ था, मैंने कितने सालों में किसानों का आंदोलन देखा नहीं। यहाँ पे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हो या इंडिया की, स्टूडेंट और किसान, ये इन्होंने सबसे ज्यादा मार खाई है। यूपीएससी जैसी एग्जाम जो IAS लोगों को चुनती है वो सिर्फ 100 रुपए फीस रखती है, और आप तलाठी जैसी कम दर्जे की एग्जाम है वो 1000 रुपए रख रहे हैं आप, तो किस हिसाब से। अभी राष्ट्र की बात करते हैं तो जो लोग रहते वो हमें बीजेपी वाला समझते, जब हम डेवलपमेंट की बात करते तो कांग्रेस वाला समझते। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अभी एनसीपी एक ही घर में 8 लिडर है। बीजेपी ने बोला था ना परिवारवाद है, नहीं अमित शाह है, उसका लड़का कौन है, क्रिकेट खेला है कभी नहीं खेला ना। अभी कौन है ICC का है, ठीक है, ये आशीष शेलर है, ये कभी हाथ बैट पकड़ा है, मुंबई का ये है, जिसको जहाँ होना चाहिए ना। और अभी ये बोल रहे ना कोई बड़ा लीडर होना चाहिए, ये कहाँ से आए, इनके पास इनकी करोड़ों की संपत्ति है, कहाँ से आए, पेड़ लगे इनके घर में, क्या है इनको। अभी चुन कर आएंगे, पेट्रोल के भाव बढ़ा देंगे, अनाज के भाव बढ़ा देंगे, इस हमको ही होगा, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, फिर इधर से उधर, उधर से इधर। मैम मेन मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र ने अभी तक दिल्ली को नहीं छुआ। जब महाराष्ट्र दिल्ली को छू लेगा ना, महाराष्ट्र अपने आप उस विकास पे पहुंच जाएगा जिस विकास पे आज अच्छे स्टेट पहुंच गए हैं। MPSC का इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है जो मैं अभी टॉपिक बताऊंगी। हाँ, इंटरव्यू में भी नहीं बताया जाता ना, टॉपिक बताओ, उल्टा हम ही से ही सवाल। इतना सवाल अपने नेताओं से किए होते ना तो इधर से उधर पार्टी बदलने से पहले आके महाराष्ट्र नेता सोच रहे होते। हाँ क्या पढ़ाई छोड़ के नेताओं को मिलने का टाइम नहीं मिला, जब मिलेगा टाइम तो सवाल करेंगे बिल्कुल पूछेंगे उनसे कि चुनाव लड़ते वक्त तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हो, चुनाव जीत जाते हो तो उधर चले जाते हो। बिल्कुल बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी जैसे 6 पार्टियां हो गई, 3 इधर 3 उधर, तो ये भी असर हमारे ऊपर पड़ा ही है। तो हमको भी लगता है कि एक स्टेबल कैसे असर पड़ा, क्या चुनाव चिन्ह याद करने पड़े पड़े चुनाव चिन्ह सिलेबस बढ़ गया हमारा ये सब देख के। और वैसे भी कैसा है, जितनी पार्टियां अभी बनी है 6 पार्टियां, इसमें लोगों को ही कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारी तरफ मतलब हम जिसको देना चाहते हैं वो सही में कौन से पार्टी का है, किसकी तरफ जाएगा, ये सब सवाल आते हैं ना। तो इसलिए हम भी विचलित हैं विचलित हैं। हाँ, हमको लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होना महाराष्ट्र में, जो एक तरीके से सारा काम चलाए। चलिए बात करेंगे राजनीति पर, बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। नमस्ते, सोनल नाम है मेरा। हम लल्लन टॉप की टीम के साथ पहुंच चुके हैं अमरावती विदर्भ का एक ज़िला है। ये नागपुर से 150 किलोमीटर दूर है, यवतमाल से सटा हुआ है, अकोला है बगल में। अमरावती की पहचान इसलिए भी विदर्भ में खास है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स विदर्भ के इलाकों से, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से पहुँचते हैं। हमारे साथ जो आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये MPSC की तैयारी करते हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनसे बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बता दीजिए किस किस इलाके से लोग यहाँ पर हैं। अमरावती वाले कितने, हाथ उठा लो। ठीक ठाक संख्या अमरावती वालों की है। उसके अलावा कहाँ से? चंद्रपुर ट्राइबल बेल्ट है, और यवतमाल बिल्कुल सटा हुआ जिला। हाँ। कल ही होकर आए। हाँ। किसान बड़े परेशान होते हैं ना आपके इलाके के? हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड है वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ज़्यादा सूखे की वजह से, और जो लोन वगैरह जो उनके ऊपर रहता है वो भी उनको वक्त पे मिलता नहीं। और अभी बारिश का मौसम तो अभी बदल ही गया है, जो पूरा अपना ये है क्या बोलते हैं उसको, निसर्ग का चक्र वो पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए शेतकरी जो अपने खेती, मराठी में बात करता हूँ मैं, चलेगा? शेतकरी माने किसान लोग जो होते हैं वो परेशान चलते हैं। थोड़ा थोड़ा मराठी हम भी घूमते घूमते सीख समझ लेते हैं, मतलब इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे तरफ अभी एक सबसे ज़्यादा अगर कोई टेंशन में है तो वो है हमारे किसान, और दूसरे हमारे स्टूडेंट। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, जवान और किसान देश में दोनों ही परेशान, किसान और हम जवान और बॉर्डर पे तो एक जवान है हमारे। तो जैसे अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम सब तैयारी करते थे, तो अभी
जो पंचवार्षिक हमारी लोकसभा और विधानसभा की जैसे निवडणूक चलती है, हमारी एग्ज़ाम भी उसी तरह से चल रही है। और जैसे हमारे भैया ने बताया कि पंचवर्षीय क्यों, यहाँ तो हर साल हाँ हर जैसे साल होती है, लेकिन जो रिज़ल्ट है, अब देखो अगर अभी जून में एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आए तो जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स वो 1-2 महीने में होनी चाहिए, उसके बाद मेंस 3 महीने में उसका रिज़ल्ट, और वहाँ से 1 महीने में हमको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए और नेक्स्ट मंथ से हमारा पेमेंट चालू होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आज अगर नोटिफिकेशन आया तो उसकी एग्ज़ाम होती है अगले साल। जैसे अभी हमारी 1 दिसंबर को राज्य सेवा MPSC, तो वो 2024 वाला जो हाँ एग्जाम है, 2024 वाला एग्ज़ाम हमारा अभी दिसंबर जो 2024 को होने वाला है, और जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो एग्ज़ाम है वो हमारी 5 जनवरी 2025 को होने वाली है। मतलब 2024 में जो एग्जाम होना था उसकी डेट शीट ही आई है 2025 जनवरी और फरवरी तक। और उसके अलावा जो बच्चे हमारे जो सीनियर्स है जो अभी 2021-22 में ऑलरेडी जॉब पे है, वो लग चुके, जिनका रिजल्ट आ चुका है, इवन फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक वाले बच्चे भी अभी सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग दो, और वो भी हमारे साथ फॉर्म भरते हैं। तो आप बताइए, एक 30 साल का लड़का है जो ऑलरेडी जॉब पर है, अपॉइंटेड है, और जो नए बच्चे 20-21 साल के जो अभी नई तैयारी करने आए, तो कैसा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। 10-10 लाख 11-11 लाख बच्चे एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो ये मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ऐसे ही हाल है या MPSC का ज़्यादा है? सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वैसे ही हाल है। सभी का ही सभी हाल के है। वैसे अब तो हम तो सुनते हैं कि मतलब नीट के भी पेपर लीक हो रहे हैं। बताइए, हम जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, कॉलेज की तैयारी कर रही थी, तब 2 पेपर ऐसे माने जाते थे कि सबसे टफ एग्जाम है, JEE और नीट। और UPSC तो तब नहीं, जब मैं स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ, तो कभी उसका पेपर लीक हो सकता है, हमने सुना ही नहीं था। अब तो UPSC भी हो गया और नीट भी हो गया। अभी क्या बाकी है? अभी जो ये पुणे की कौन है, नाम नाही पता मेरे को, पूजा खेडकर, अभी वो हे म्हणजे घोळ करून लागली ती, आणि नीटचा पण पेपर झाला। जे अभ्यास करते त्यांचा काहीच फायदा नाही, जे अभ्यास करत नाही, जे पैशावर जे लागून जाते। जो लोग मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं, पैसे वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं। फैक्ट्स ये भी है कि गवर्नमेंट कांट प्रोवाइड, इतनी जॉब तो नहीं प्रोवाइड कर सकती ना। एकदम बराबर बात। तो सीधी बात है कि लड़कों को भी बिजनेस में, फार्मिंग में कुछ अलग करना पड़ेगा। इतने लोगों को जॉब देना पॉसिबल ही नहीं है। तो लड़कों पे भी, मतलब जो भी न्यू जनरेशन आती है, वैसे भी इधर कोई इंडस्ट्रियल नहीं है। अब अमरावती के लड़के पुणे में जाते, मुंबई में जाते, पर हमारे अमरावती में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोजगार की मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। वो भी प्रॉब्लम है ना। हमारे नेता है वो कुछ भी नहीं करते, बस मतलब 5 साल हो गए कि अब इलेक्शन है, अब आते, बाकी के 4 साल पूरे गायब रहते, बाकी कुछ नहीं करते। अब ये भी है ना, पूरा जो अमरावती एरिया है ना, या फिर वेस्टर्न विदर्भा वाला पूरा कॉटन बेल्ट है। यहाँ पे वरुड मोर्शी साइड ऑरेंज की फार्मिंग होती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब यदि यहाँ पे अमरावती में पूरा एक कॉटन बेल्ट का एरिया है, तो यहाँ पे सीधी बात है कि उसके बाद प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री होनी चाहिए कॉटन के लिए, उसके मतलब कपड़ा बनाने वाला कुछ होना चाहिए। उसका उतना कुछ नहीं है। हमको जो भी माल आता है या तो सूरत उधर भेज देते, सिर्फ थोड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, जिनिंग का वो करके, लेकिन जो इधर कुछ नहीं है। मतलब इधर कुछ नहीं है। जो यहाँ पे फिर यहाँ के जो बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कोई भी ऐसी कुछ भी नहीं। और यहाँ का फिर यूथ सीधा है कि पुणे, मुंबई अलग अलग, ठीक है, मतलब जॉब करने के लिए उधर चला जाता है। तो यहाँ पे जितना रोज तो उतना हो गई, फार्मर्स को भी जो प्राइस चाहिए वो मिलता नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग ऐसा होता नहीं। और बाकी यूथ का तो बट वैसे कुछ भी भाव नहीं है इधर। इतना बड़ा ऑरेंज का मतलब प्रोडक्शन होता, पर उसको कुछ भाव ही नहीं है। वो व्यापारी की पर पूरे शेतकरी को लूट डालते, किसानों को लूट लेते। बात करेंगे बाकी सारे मुद्दों पर। हाँ, क्या बता रही थी? प्रॉब्लम ये है कि इधर एयरपोर्ट नहीं है। ये विभाग का ठिकाना है पूरे विदर्भ में, लेकिन नागपुर को छोड़ के अगर किसी को आउट ऑफ टाउन जाना है तो नागपुर जाना पड़ता है। बाद में हम कहीं पर फ्लाइट पकड़ सकते हैं, या जम्मू कश्मीर जाना है, या भी हमारे जवान जब जाते हैं अमरावती के, तब उनको नागपुर को जाना पड़ता है। नागपुर से फ़्लाइट पकड़ के उनको फिर उनकी प्लेस पे जाना पड़ता है। अगर अमरावती में एयरपोर्ट बनता है तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक, हमारे किसान जो जिनका वो कॉटन का प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट फॉरेन को वो ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है, जैसे कि जवान यहाँ से बैठ कर ही उधर बिजनेस भी बढ़ सकता है। मतलब एयरपोर्ट हो, बाकी सब हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा आसान होता है वहाँ से, फिर ट्रैवल टाइम भी घटता है, तो कई चीज़ें बढ़ती है। आपका नाम क्या है? साक्षी खापरे। साक्षी किस चीज़ की तैयारी कर रही है? MPSC स्टेट सिविल सर्विसेज। कितने साल से तैयारी 2 साल से कर रही हूँ मैम।
अच्छा, कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है। अभी है 1 दिसंबर को पेपर। 1 दिसंबर को पहले दिया था पेपर? हाँ दिया था। कैसा जा रहा था पेपर? ठीक ठाक गया था। ठीक ठाक गया था। इस बार क्या उम्मीद लग रही है? लग रहा है अभी देखते क्या होता है, कुछ बता तो नहीं सकते। रहने वाली कहाँ की हो? मैं अकोला। आकोला, बिल्कुल लगता हुआ। अकोला अकोट में। कैसा काम हुआ 5 साल में? आकोला वगैरह में कुछ हुआ? मैम अकोला में ऐसा है, पोटेंशियल बहुत है, उन लोगों में बहुत पोटेंशियल है, वहाँ के लोगों में, लेकिन उनको नेता अच्छा नहीं मिल रहा। अगर उन लोगों को नेता अच्छा मिल जाए तो वहाँ की सड़कें, मैम अभी देखेंगे ना आप, सड़कें कम, खड्डे ज़्यादा लगते हैं। क्या लगता है साक्षी, अच्छा नेता कौन होता है? आप कह रही हो अच्छा नेता मिल जाए, आपके हिसाब से कौन है अच्छा नेता? कोई नेता पसंद है आपको? मैम कोई नेता पसंद है नहीं है वो तो पता नहीं है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट होना यही बहुत बड़ी बात है। 5 साल अगर कोई सरकार रुकती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम वही देख रहे हैं, 2 साल 2.5 साल यही देख रहे हैं हम। अगर स्टेबल गवर्नमेंट, अच्छा नेता हम किसको बोल सकते हैं मेरे हिसाब से? तो जो मतलब नेटिव लोगों को वो समझे, जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो समझे, ज़्यादा कुछ नहीं मैम। हर एक नेता जो मतलब पॉलिटिक्स है वो तो चलता ही रहता है उन लोगों में, वो कुछ नहीं, लेकिन हमारी सड़कें, अगर कोई अगर बाहर का हमारे ज़िले में आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हम बहुत पुअर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। अकोला की अगर सड़कें आप देखेंगे ना तो वो वहाँ पे खड्डे बहुत है। अकोला शेगाव रोड अगर आप देखेंगे ना तो बस खड्डों से ही भरा है। पर महाराष्ट्र तो मतलब इतना रिच स्टेट है, आप जीडीपी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हो, फिर क्यों नहीं विकास हो रहा? क्या क्या कारण लगता है? वो पुणे और मुंबई तक ही सीमित है, और अभी हमारे विदर्भ में ये बन रहा है वो नागपुर, लेकिन अब अगर आप पूरा विदर्भ देखना चाहेंगे तो विदर्भ के हाल बहुत बुरा नागपुर है। पूरे विदर्भ की तस्वीर नहीं है। तस्वीर नहीं है मैम। नागपुर सिर्फ एक बनाया गया सिर्फ एक गुड़िया है विदर्भ को दिखाने के लिए, यही हमारा विदर्भ है, लेकिन विदर्भ वो नहीं है मैम। विदर्भ में ऐसे बहुत सारे ज़िले, बुल्ढाना ज़िला सबसे पुअर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में का। अगर मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी को पनिशमेंट दिया जाता है, अगर किसी डिप्टी कलेक्टर को या किसी कलेक्टर को पनिशमेंट दिया जाता है, उसको बुल्ढाने में भेज दिए जाते हैं, पुअर स्टेट। और हमारे चंद्रपुर के तो उससे भी बहुत बुरे हाल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप खनिज के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो आपको हमारा विदर्भ याद आता है, लेकिन जब आप मतलब इसकी विकास के बारे में सोचते हो तब हमारा विदर्भ कहा जाता है मैम। पर विदर्भ से जितने बड़े बड़े नेता निकलते हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट यहाँ से, कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाना पटोले इधर से, आपके डिप्यूटी सीएम जो पहले सीएम रहे थे देवेंद्र फडणवीस वो यहाँ से, फिर क्यों विदर्भ का विकास नहीं हो रहा? मैम मेन मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र ने अभी तक दिल्ली को नहीं छुआ। जब महाराष्ट्र दिल्ली को छू लेगा ना, महाराष्ट्र अपने आप उस विकास पे पहुँच जाएगा जिस विकास पे आज अच्छे स्टेट पहुँच गए हैं। महाराष्ट्र सिर्फ पुणे और मुंबई तक ही सीमित नहीं रहेगा। नितिन गडकरी जी नितिन गडकरी जी हाँ, नितिन गडकरी जी हमारा चेहरा है, देवेंद्र फडणवीस हमारा चेहरा है, लेकिन मेरा मानना ये है बस कि आप नागपुर या अदर स्टेट मतलब आप कह रही है कि ये जो बड़े नाम है विदर्भ के, इन लोगों ने भी नागपुर और बाकी अर्बन सेंटर्स पे तो काम किया, लेकिन वापस अपने इलाके के लिए। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो सड़कें बहुत मतलब अच्छी बनाते हैं, उनका वो कोई नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि अमरावती विभाग का ठिकान है, एयरपोर्ट नहीं है। मैं बहुत बड़ी समस्या है। अगर एयरपोर्ट आ जाता है तो हमारे बहुत सारे किसान हैं ना, जो मतलब उनका दिमाग इस बात पे चलता है कि हम फॉरेन में जाकर अपना माल ट्रेड करेंगे। कॉटन हमारे इधर कॉटन बहुत मतलब उसकी बहुत डिमांड है, कॉटन की, कापूस का बेल्ट कहा जाता है। अब आप लोग से बात करते हैं, क्या इतनी गहन चर्चा चल रही थी जिस पर आप लोग इतना आपस में ही बिजी हो गए? कुछ नहीं, बस चल रहा था इनके क्या चल रहा था? बोल रहे थे विदर्भ हाँ। हमारे विदर्भ के बारे में बाकी जो महाराष्ट्र के लोग हैं इससे इतना ही बोलते, बस मंत्री और संतरी फेमस है, इसलिए हमारे यहाँ है भी नागपुर की, लेकिन जो मंत्री संतरी है ना हमारे कुछ काम नहीं करते। हमारा जो महाराष्ट्र है क्यों काम नहीं करते? जैसे जब हम मंत्रियों से बात करते हैं, या जैसे अभी हम नागपुर से आ रहे हैं, उधर तो जनता बड़ी खुश लग रही थी कि बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो देवेंद्र जी हो या फिर बावनकुले साहब हो, सबका नाम पे बहुत अच्छा बोलते हैं कि अच्छा करे। नितिन गडकरी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सच बोलो तो हमारे विदर्भ में एक मंत्री जो खासदार है नितिन जी गडकरी बहुत अच्छा काम करते हैं, नागपुर का बहुत विकास कर दिया है, लेकिन जो बाकी जो आमदार खासदार हैं हमारे विदर्भ की वो तो कुछ नहीं कर रहे ना। जो हमारा अमरावती जो विदर्भ है इसमें इतने सारे ज़िले, गढ़चिरोली से लेकर यहाँ अकोला तक, वहाँ कुछ ही काम नहीं करते। सब जो इलेक्शन आते हैं, मैं अमरावती यवतमाल ज़िले का हूँ, हमारे गांव में जो हमारा आमदार है, आमदार का मुझे नाम भी नहीं पता था, इसकी वजह से ही नहीं, मुझे अज्ञान था, इसकी वजह से नहीं, हमारे ज़िले में काम ही नहीं होता ना। अभी हमारे मैं जब से छोटा हूँ, कौन सी विधानसभा? वो हमारे आर्नी करके विधानसभा है, हाँ आर्नी केड़ापुर विधानसभा, उस विधानसभा में कभी काम नहीं होते देखा। बस ये जो इलेक्शन है विधानसभा का, उसकी वजह से हमारे गांव में सड़क बनी है। बस सच बोले तो जब इलेक्शन आते
तब मंत्री लोग इलेक्शन चर्चा आपने देखो ही रास्ते से बहुत इलेक्शन की चर्चा चल रहे हैं, चुनाव की वजह से सब चल रहा है। लेकिन अभी इलेक्शन हो जाएगा, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। किसान के सवाल अलग है, जो स्टूडेंट है उनके सवाल अलग है, नौकरियां नहीं मिल रहे, नौकरियों की वजह से सब महाराष्ट्र के जो विदर्भ के लड़के सब पुणे मुंबई की तरफ भाग रहे हैं। कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र का विकास बहुत हो रहा है, लेकिन जो हमारा पूर्व महाराष्ट्र विदर्भ है यहाँ कुछ चीज़ नहीं है काम करने के लिए। फडणवीस ने वो ट्राई किया था जो पुणे और मुंबई के सेंटर्स नागपुर लाने का, पर जब देवेंद्र फडणवीस के जाने के बाद उतना फोकस हट गया है विदर्भ से। ये एक मेन रीज़न है विदर्भ से फोकस हटने का, क्योंकि विदर्भ से जो लीडरशिप जाती है उसको उतना नेतृत्व करने का ये नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। मतलब देवेंद्र फडणवीस जब से उप मुख्यमंत्री बने नहीं उनके क्या, वो जब से मुख्यमंत्री के पदभार से हटे तब से वो विदर्भ से फोकस कम हुआ है। पर गडकरी साहब ने जो नागपुर को ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम किया है, इम्पोर्ट हब बनाने का काम किया है, तो उसकी वजह से बहुत ठीक ठाक काम हुआ है, नहीं तो हुआ नहीं था। हाँ कुछ भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस आए पर अमरावती में क्या हुआ, विदर्भ का क्या हुआ, वो कौन सा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है अभी अमरावती में। इधर आसपास इधर आराम से इधर पास आओ। देखो बात पहले तो मैं ऐसे वो हो जाती ना कि दोनों झगड़ा वगड़ा मत करो, उधर आजू बाजू खड़े हो जाओ ताकि मुझे बार बार ऐसे माइक ना करना पड़े, और एक बोल रहा है तो दूसरा शांति से सुने, फिर दूसरा बोल ले, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे हो? अब 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, अमरावती के लिए कुछ नहीं किया। अमरावती के लिए अमरावती में टेक्सटाइल पार्क अभी हुआ है, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी इनॉग्रेशन उन्होंने फंड रिलीज़ किए, बहुत सारे काम फंड रिलीज़ किए। पर मैम फंड ही रिलीज करती है, कहाँ कुछ करती है। 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर कहाँ पे इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। अमरावती में इंडस्ट्री कम से कम अमरावती में इंडस्ट्री तो है, नांदगांवपेट MIDC है, बाकी जगह है। जितना होना था उतना तो नहीं है मैम, कितना है, कुछ भी तो नहीं है। अब यूथ कितना है और नौकरियां कितनी है, कुछ भी तो नहीं है। आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे नहीं रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट यहाँ से भी कुछ अलग करना होगा, प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो कैपेसिटी है बहुत कम है। लेकिन मैम गवर्नमेंट जॉब की कैपेसिटी कम है, पर इधर तो इंडस्ट्री तो होनी ना, रोजगार के लिए कुछ तो होना ना। मैम आपके पास स्किल क्या है वो बताइए। स्किल एक बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि जो डिजिटल स्किल्स चाहिए यूथ में वो नहीं है आजकल। फिर उसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी गलत है ना, फिर स्किल नहीं है तो क्यों नहीं है मैम। अब गांव में जिला परिषद स्कूल है वो बंद पड़ रहे, अब गरीब विद्यार्थी कहाँ पे जाएंगे, उनको बस की सेवा और प्राइवेट की स्कूल की फीस कितनी है, फिर गरीब तो गरीब ही रह गए ना, उनको एजुकेशन से पूरा मतलब वो तो क्या बोलते उसको, वंचित ही रह गए। आपका नाम क्या है? अभिनव किडुकले। आपका नाम निशांत काड़े। तो अभिनव और निशांत जो आप दोनों बात कर रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब्स की वो जो बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों को लेकर दिक्कत है, और जो बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी नहीं आई है, उनके अपने तर्क है। आपका कहना है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन आपका कहना है कि सरकार अपने गति से विकास भी कर रही है, पर एक लार्जर पिक्चर देखी जाएगी ना कि विकास हो रहा है तो कितना हो रहा है, पीड़ित कितने हैं, और जिन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है सरकारों की वजह से वो कितने हैं। मतलब पैरिटी का कुछ तो पैमाना नापा जाएगा ना। पहले से अभी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि पहले विदर्भ के पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। अमरावती के जो खासदार थे इससे पहले आप बताइए, बलवंत आनखड़े और बाकी इतने अच्छा नेतृत्व नहीं था। पंजाबराव देशमुख के वक्त जो देशमुख फैमिली का नेतृत्व था, उसके बाद आप मेरे को ऐसे खासदार बता दो कि जो अच्छा काम किया हो, अच्छा कुछ बताया हो। तो मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा उसी तरफ से, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे हो, शरद पवार हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र डोमिनेट करता है, और वो दिल्ली से सरकार चलती। अब कैसा है, मोदी ने जो बोला वही ये करेंगे, बाकी कुछ नहीं करते। मैम आपको पता होगा कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ से अमरावती से आती है, तो ये बोलना कि नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं था, यहाँ से मतलब नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। लेकिन होता क्या है, अभी जस्ट इलेक्शन से, लोकसभा के इलेक्शन से पहले उन्होंने PM टेक्सटाइल पार्क का अनाउंसमेंट किया, PM मित्रा करके। लेकिन अभी शुरुआत भी होगी तो उसको लगभग 5 से 6 साल बनने में लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट उसके बाद जनरेट होगा। और सेम अभी जैसे विधानसभा के इलेक्शन है, उन्होंने अलग अलग घोषणाएं कर दी, जैसे कि लाड़की बहन हो गई। यही किस लिए कि मतलब लड़कियों को, मतलब जो औरतें उनको लुभाना है वोट्स के लिए, दूसरा कोई तो
है ही नहीं ना। अभी सेम महाविकास आघाड़ी भी कर रही है, उन्होंने भी सेम महालक्ष्मी करके कुछ बताया है, उसका भी अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया अपने 3000। घोषणा पत्र में हाँ, कहा है जो उन्होंने। और लेकिन फिजिकल मतलब बजट पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा ये कोई भी नहीं देख रहा। पूरा बजट मतलब लोन्स वो लेके चलाना पड़ रहा है, पूरा डेफिसिट में जा रहा है। तो इसका स्टेट के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी बैड इफेक्ट्स होता है। लेकिन ये इनका चलता रहेगा कि अलग अलग घोषणाएं देंगी, फिर लोन वेवर की हो या फिर यूथ के लिए उन्होंने 4000 कुछ महाविकास आघाड़ी ने बोला है, लेकिन इसका बैड टू इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ठीक है। युवाओं को भी झुंझुना दे रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, नौकरियों के लिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए काम नहीं कर रही है सरकारें। होना क्या चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बात किस पे हो रही है कि जो रेवड़ी वाला है मतलब रेवड़ी वाली बातें है कि पीपल्स अपीजमेंट जैसे पॉलिसीज है वो ला रहे हैं, लेकिन तो लोग किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? क्या वाकई वो स्किल्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर ये सब हैं चुनावी मुद्दे, या फिर जाति है या नेता है? शहर का मुद्दा यहाँ पे भी, पूरे का पूरा देखिए। आज जो राष्ट्रवादी की तरफ से खड़ी है वो पहले कांग्रेस की तरफ से आमदार थी, और जो कांग्रेस की तरफ से खड़े वो दो ढाई साल पहले बीजेपी में गए, उससे पहले कांग्रेस में थे। ऐसे शिफ्टिंग हो रही है। और बाकी पार्टियों ने भी ऐसे उम्मीदवार दिए कि जो यहाँ पे लोकल जिसका ज़्यादा कनेक्ट वो चुन के आएगा, विनेबिलिटी। और रही तिवसा की बात, तो तिवसा में यशोमती ठाकुर का होल्ड बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे उनके आने के ऐसा काम चांसेस किया उन्होंने पिछले उनके अच्छे टर्म में? अच्छे काम है उनके। जैसे अच्छे काम में क्या आप काम कराएंगे आप? अच्छे काम में उनके बाकी जगह ग्राम पंचायत को फंड देने का काम, गाँव में काम, लोकल कनेक्ट अच्छा है। लोकल कनेक्ट उनका अच्छा है, और क्योंकि ये वो रवि राणा का क्या हाल है? 3 टर्म से तो ये भी जीत रहे हैं, नवनीत राणा के पति। उनका बहुत मिक्स्ड काम हो चुका है, क्योंकि जिनके सपोर्ट से वो खड़े हैं, महायुति के सपोर्ट से, यहाँ के ही उनके बड़े नेता तुषार भारतीय वो उनके अगेंस्ट है। और जो महाविकास आघाड़ी ने जिन कैंडिडेट को उतारा है, सुनील खराटे, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष से, तो उसके अगेंस्ट ही उनकी जो बड़ी नेता है अमरावती की प्रीति बंड, वो खड़ी हुई है। इसलिए बहुत ज़्यादा मिक्स वातावरण है। कौन इसका मत खाएगा, कौन उसका मत खाएगा, ऐसे फंसी हुई सीट है बहुत अमरावती। बडनेरा बहुत फंसी है यहाँ से। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि दोनों जो पार्टीज़ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों की कार्डर ही मोरलेस सेम है। तो इसकी वजह से यहाँ की सीट जिसके पास ज़्यादा कनेक्ट होगा वो जीत सकता है। अच्छा, नवनीत राणा क्यों हारी वैसे? मतलब ये तो बड़ा चर्चा का विषय बना जब इलेक्शन का सीधे सीधे वोट पॉलिटिक्स हुआ। जो मुस्लिम वोट्स थे वो उनके फेवर में नहीं गए। बलवंत वानखेड़े के वो मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और दूसरा उनके वोट काटने वाला कोई नहीं था। इस बार एमआईएम का भी कोई नहीं था, और वंचित बहुजन आईडी का इतना नहीं चला। और एक प्रहार का जो कैंडिडेट था दिनेश बुप करके, उन्होंने लगभग 80,000 के आसपास वोट लिए। तो इनका जो मार्जिन है मतलब जीतने का बलवंत वानखेड़े का, वो बस 30-35 हज़ार का है। तो वो जो उन्होंने वोट खाए हैं दिनेश बुब ने, वो सीधे सीधे नवनीत राणा के वोट है। तो 1 से 1.5 लाख के आसपास है, 1 से 1.5 लाख के आसपास है। वो नारा भी नहीं अच्छा लगा। कौन सा नारा? वो इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। वो जाता ना, अपना धर्म अपने इस पर सीमित रखो, दूसरे पर क्यों लाते हो? वो आपका धर्म है, आप अच्छी तरह से निभाओ। दूसरे के धर्म को आप कुछ करेंगे और वो एक्शन वो धनुष्य बांध करके, वो तो आप भड़का रहे हो ना लोगों को। आप अपनी लोकशाही है तो सब लोग भारतीय है ना, तो काय को धर्म के बीच में लाना पड़ता। पब्लिक डिस्ट्रेस उनके अगेंस्ट था, क्योंकि जब वो 2014 में आई तो वो बीजेपी राष्ट्रवादी के सपोर्ट से आई थी, पर उन्होंने राष्ट्रवादी का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी के सपोर्ट में चली गई। इसके लिए उनके अगेंस्ट पब्लिक डिस्ट्रेस था। और जो यहाँ के जो शिवसेना के बड़े नेता है आनंदराव अडसूळ, उनका भी अपोजिशन था, क्योंकि उन्होंने ही नवनीत राणा के अगेंस्ट कास्ट सर्टिफिकेट का इशू है उनका कुछ तो उसके अगेंस्ट केस डाला था। तो वो बहुत सारे लोकल फैक्टर भी, बीजेपी की लोकल यूनिट ने भी नवनीत जी का काम नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी चर्चा है। ये भी चर्चा है। बीजेपी ने नवनीत राणा को क्योंकि हराया। अभी देखिए ना, जो उनके पति है रवि राणा, उनके अगेंस्ट बीजेपी के ही नेता खड़े हुए हैं, जो अमरावती के तुषार भारतीय, वो खड़े, हाँ, इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। इसीलिए इसकी वजह से बीजेपी की लोकल यूनिट उनको सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि वो राणा और बीजेपी की राइवलरी बहुत पुरानी है। पर वो अभी देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनको टिकट मिल गया।
कैसा मतलब ये महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स होती है आप लोगों को समझ में आती है क्या? मतलब हम जैसे मुझे चुनाव कवर करने के लिए जब ये कहा तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ा कि ये किसके साथ, इसकी इससे दुश्मनी, इसका इससे। आप लोग वोट देते वक्त कंफ्यूज नहीं होते या कंफ्यूज तो बहुत होते हैं, लेकिन हम जिसे वोट देते वो ये एक एक पार्टी का है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम उसको वोट देते। लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरी पार्टी में चल जाता, दूसरे के साथ सरकार बना लेता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसको वोट दे। तो सब ऐसा हमारे पॉलिटिक्स का, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का और खास करके ऐसा चल रहा है। और जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे विदर्भ में, हमारा महाराष्ट्र में, सब गुजरात की तरफ भाग रही। अब ये भी बोल सकते हो कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है इसलिए जा रही है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हमारा महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पॉलिटिक्स की पूरी धज्जियाँ उड़ी है। सब जैसे लगता है महाराष्ट्र चल रही है पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में, लेकिन चलाने वाला दिल्ली का है। पहले इकोनॉमी में महाराष्ट्र मतलब मुंबई सिटी टॉप 2 में रहती थी, अब वो टॉप 10 में गिनती हो जाती है उसकी। वो भी तो है ना, क्या पॉलिटिशियन बिजनेसमैन जैसा काम कर रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि पॉलिटिशियन अपन बने तो एक पैसा कमाने का जरिया बन जाता है, जैसे ठेकेदारी से ये वो करके। तो वही बन गया कि जहाँ से पैसा अपन अगर सरकार में रहेंगे अपने को पैसा कमाने का वहाँ से साधन मिल जाता है, इसलिए वो हेरा फेरी इधर उधर चालू है। अच्छा, अब मैं कुछ नेताओं के बारे में पूछती हूँ, आप लोग बताना क्या सोचते हैं। जैसे सबसे पुराने नेता जिनके बारे में इस बार ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए इमोशन के आधार पर वोट बटेंगे, शरद पवार। एक इमोशन ये भी चल रहा है कि उनसे तो उनकी पार्टी ही छीन ली गई, जो गाँव में ऐसे लोग बात करें। चल रहा है ये बराबर बात है? ये जो बात है ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है, पर विदर्भ के रीजन में वो इतनी वर्क नहीं करेंगी क्योंकि उनके पार्टी का कैडर यहाँ पे नहीं है, उतना नहीं है जितना पश्चिम महाराष्ट्र में वर्क करेंगी, यहाँ नहीं करेंगी। उधर वर्क करेगी। क्यों आप लोग को क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उधर उनका कैडर है पुराना, वहाँ की बेस्ट पार्टीज है वो, पुणे, अहमदनगर, कर्जत, वो पूरे एरिया की पश्चिम महाराष्ट्र की पार्टीज है वो, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वर्क करेंगे। यहाँ से अजीत पवार के साथ नहीं जाने वाले, वो बताएंगे ना। नहीं, अभी पूरी खिचड़ी हो गई है। जो अजीत पवार जहाँ से खड़े हैं, अजीत पवार के अपोज में उनके भाई का शायद लड़का खड़ा हुआ है, भतीजा खड़ा है। और अगर पूरी पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो एक सबसे पहले मैं बात सभी स्टूडेंट और लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया नहीं, अभी महाराष्ट्र की बात बताऊँगा पहले। लोगों को क्या लगता है कि पॉलिटिक्स अपने ऊपर पॉलिटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको सिर्फ अपने हक का सॉल्यूशन तो चाहिए, लेकिन वो कभी मीडिया के सामने आएंगे नहीं, बात करेंगे नहीं। और जो भी लोग अभी खड़े हैं इलेक्शन में, तो वो एक कांग्रेस और बीजेपी, सिर्फ वो कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे देख के जो अभी बीजेपी के फेवर में है वो उनको वोट देंगे, और जो कांग्रेस के फेवर में उनको वोट देंगे। डेवलपमेंट का जो मुद्दा अभी यहाँ पे भी जैसे सबने बात की वो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखो ना अभी रवि राणा की बात की तो उनके जो फेवर के रहेंगे, अभी जो हिंदू करते वो उनको वोट देंगे। अगर मुस्लिम धर्म के लोग रहेंगे तो उनको डेवलपमेंट वगैरह सी बातें हैं, वो क्या देखेंगे, ये हिंदू के पक्ष से खड़ा है सिर्फ उसको वोट दो। जो मतलब जाति और धर्म के आधार पर वोट पड़ता है। हाँ, ऐसा था नहीं, क्योंकि जो राणा का कोर वोट था वो प्रॉपर कट्टर हिंदूवादी वोट था नहीं इससे पहले। पर जब से वो बीजेपी में आए और बीजेपी के साथ उनका कनेक्ट ज़्यादा बढ़ा और उनको लगा कि यहाँ सेफ है रहना, तो उनकी वजह से उन्होंने ये वोट ग्रैब करने की ये की। जैसे उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि जो उनका कोर वोट था नहीं, जैसे मुसलमान उनके कोर वोट थे नहीं, और बाकी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब उनके वोट थे नहीं, पर वो ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ से कम हो रहा, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा में उन्होंने 21 सीट लड़ी, शिवसेना शिंदे गट ने 14 सीट लड़ी, पर उनके मतों का डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 लाख के मतों का डिफरेंस था, उतना ज़्यादा नहीं था। तो इसकी वजह से वो सब जन ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से मिले। आइडियोलॉजी कुछ बची नहीं है महाराष्ट्र में, आइडियोलॉजी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं बची। कांग्रेस और बीजेपी ऐसे दो गुट है, ये कभी साथ नहीं आ सकते, पर बाकी सब लोग साथ में आ चुके हैं, सब लोग साथ में एक देखिए आप ऐसे मत बोलिए साथ नहीं आ सकते, आप लोग के नेता चैलेंज ले लेंगे और पता चला साथ आ सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है। अभी आपने अगर मनोज जरांगे को देखा होगा तो उन्होंने जो रिजर्वेशन के लिए जो इतने दिन आंदोलन किया, उन्होंने कहा था कि मैं 288 क्या कैंडिडेट खड़े करूंगा, लेकिन अभी जब जस्ट इलेक्शन आए उन्होंने वो पीछे हट गए। तो शायद इसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ रहा होगा। और इसमें क्या हुआ, मराठा और कुणबी, इसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई। डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होना चाहिए। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हो या इंडिया की, स्टूडेंट और किसान,
ये इन्होंने सबसे ज़्यादा मार खाई है। का भाव इतना ज़्यादा गिर चुका है कि खेती अभी करने को पूरती नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो पानी मतलब बेमौसम बारिश। बेमौसम नहीं, मौसम में हुई पर बहुत ज़्यादा हो गई तो पिक पूरा ख़राब हो गया, तो एवरेज मतलब कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। और भाव है 3200, 3300, 4200। क्यों यहाँ एमएसपी पे नहीं जाता है? कुछ नहीं जाता। हाँ? MSP क्यों, क्या वजह होती है? हमारे यहाँ MSP कुछ नहीं जाता ना, क्या वजह देते नहीं वो। या हमारे यहाँ कभी किसान आंदोलन जैसा अभी पंजाब में आंदोलन हुआ था, मैंने कितने सालों में किसानों का आंदोलन देखा नहीं यहाँ पे। और हमारी सच बात यह है कि हमारे 5 साल तय में तो है ना, चाहे सोयाबीन हो चाहे एमएसपी की कोई हमारे महाराष्ट्र में मैंने कभी देखा नहीं कि भाई एमएसपी के मुद्दे पर कभी ये हुआ इलेक्शन, कभी आए नहीं वो मुद्दा। एमएसपी कहाँ पे वो बाजार समिति रहती, व्यापारी रहते। अब कैसा है, मतलब किसान का माल निकला तो उनको पैसे की ज़रूरत रहती, डायरेक्ट वो बाजार समिति में जाते बेच डालते। और वहाँ पे एमएसपी क्या है क्या नहीं, एमएसपी कब खरीदी करते, और किसान को एमएसपी का प्रॉब्लम ये है कि बहुत देर बाद वो पैसे मिलते, वो भी प्रॉब्लम है। और नंबर का भी प्रॉब्लम है, किसान को वो मतलब नंबर लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, और किसान को इतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे जाना पड़ता, क्या जाना पड़ता, और वो भी एक प्रॉब्लम है। और ये किसान का इतना बुरा हाल है कि मतलब खर्चा तो निकलता ही नहीं, एवरेज तो बहुत कम है। अब सोयाबीन के हमारे इधर 2-3 मतलब एकरी हो रहे, 2-3 क्विंटल हो रहे, पर भाव उसको 2500 से 3000 हो रहे। 4000 तो भाव सही नहीं मिल रहा। भाव सही जो नहीं। 10 साल पहले भाव था वही भाव मिल रहा। हाँ, कपास का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब खर्चा कितना बढ़ गया है, खेत मतलब खत रहता हो डालने के लिए, मतलब लागत ज्यादा आ रही है और उतना पैसा मिल नहीं रहा। ये बात गलत है कि काश्तकार को समझता नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। एमएसपी कब मिलती है, जब सरकारी खरीद होती। यहाँ पे सरकारी खरीद नहीं होती, मार्केट में जाएगा तो व्यापारी खरीदेगा, व्यापारी से लेगा। वो एमएसपी का कोई कानून होता तो ठीक होता, पर रही बात किसकी, किसान की, कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं। सब पता है, मैं खुद बेच के आया और मेरे सारे गाँव के बेचते, गवर्नमेंट में भी डालते, पर उतना भाव आता नहीं, इसीलिए भाव नहीं आता, टाइम बहुत ज़्यादा लगता, इसके लिए नॉलेज नहीं है। ये बात गलत है। नहीं हाँ, तो जब आप लोगों में इतनी नाराजगी है, सब कुछ पता है, फिर क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होगा? आप लोग वोट डालेंगे इस बार? फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे सब? फर्स्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट टाइम डालेंगे। अच्छा, लोकसभा में भी डाला था? लोकसभा में डाला था। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पे वोट डालेंगे, कौन नेता आप लोग को पसंद आ रहे हैं, अब क्या उम्मीद लग रही है? बात नेता की तो नहीं है। अभी जो भी हमारा लोक प्रतिनिधि यहाँ से रहेगा, कोई भी हो जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में सोचेंगे हम। अभी कोई डिसाइड वगैरह नहीं किया है, लेकिन जो भी, अभी हम स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट के बारे में कोई सोचे, अभी हम देखिए, हम तो मेहनत अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इस हमारी ईमानदारी को अगर कोई पूछ दे, मतलब गवर्नमेंट अगर पूछ दे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम आगे जाके ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, उसमें जाके हम स्टेट के लिए तो काम करेंगे। अभी हमारी चेयर घिस रही है यहाँ पे बैठ के। अभी कितना, मतलब आप लोग जैसे स्टूडेंट है, अमरावती में अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करने आता है तो कितना महीने का खर्चा आता है? रूम रेंट कितना होता है? रूम रेंट यहाँ पे देखे तो मैक्सिमम 2500 तक आता है। मतलब और एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? एक कमरे में 3 से 4 लोग रहते हैं। अच्छा, क्या क्या और मिलता पर है कमरे कैंडिडेट में मिलता है टेबल, चेयर, बेड वेड? मतलब ऐसे तो कोई, अगर पीजी होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, वैसे तो हम जो है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। सिंपल सी बात है। तो और मेस का खर्चा जो है अलग से होता है। कितना आता है मेस का खर्चा? 2000 से 2500 तक वहाँ का खर्चा। 2-2,500 हम रहने का माने, 2-2,500 खाने का, 5,000 ये हो गया। 5 और लाइब्रेरी का और बाकी का भी खर्चा आता है, नोट्स का खर्चा आता है। मतलब मोटा माटी 10,000 महीने का खर्च है। हाँ, 6-7 बोल सकते हैं। 6-7 मिनिमम खर्चा आता है एक स्टूडेंट को, उसमें एक महीने तक रख सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं मिलती। बस यहाँ पे सिर्फ बहुत 2-3 साल से लड़के पढ़ाई करते हैं। और जो हम स्टूडेंट है, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम स्टूडेंट के साथ एक हल्चर के भी लड़के हैं। हमारा ये है, हमारा जो हल्चर है, हमारी जो मिडिल क्लास है, हम जो स्टूडेंट है, हमारे जो प्रश्न है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, वो सुनने वाला गवर्नमेंट चाहिए। जो हमारी खेती है, हमको भाव नहीं मिलता, हमारे यहाँ ज़्यादा सिंचाई की प्रॉब्लम है हमारे विदर्भ में, इसकी प्रॉब्लम है। शेड्यूल हमें कमीशन का शेड्यूल बनाने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी पुणे में आंदोलन हो गया है। 28 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाली थी स्टेट पीएससी की, वो अभी 1 दिसंबर को हो रही है। मतलब इतना फ्लुएंट कैसे हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीना कर लो, 45 दिन कर लो। अभी कमीशन का जो
कॉपीज़ निकलती है, जो PDF निकलती है एडवर्टाइजमेंट की, उसमें 45 दिनों तक बताया गया है। लेकिन आप अगर 1 साल तक लेंदी करोगे उसको, 1 साल तक ढकेलते रहोगे, खींचते रहो। हाँ, तो ये बात, क्योंकि हम जो है अगर किसी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा एक शेड्यूल बन जाता है कि हमें 1 साल में निकालना है, घर वालों को सेटल करना है। घर वाले भी राह देखते रहते हैं कि अगर मेरे माँ बाप किसानी कर रहे हैं तो वो भी लिमिटेड टाइम देते हाँ, हैं, वो भी लिमिटेड टाइम में limited चीज़ें time खत्म करनी है। हाँ, क्या मैम एग्ज़ाम फ़ी भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था बीच बीच में। 1000 रुपीज़ फीस रख रहे हैं आप किसी एग्ज़ाम की। तलाठी भर्ती जैसी फीस की आप 1000 रुपये फीस रख रहे हैं। अभी सरल सेवा की 2-3 भर्तियाँ निकली है, आप उसकी भी 900 रुपये मतलब 1000 रुपये ही फीस रखते रहे जनरल के लिए, और OBC मतलब कास्ट वाइज के लिए भी आप 900 रुपीज़ रख रहे हैं। तो मेन मुद्दा ये है मैम, UPSC जैसी एग्ज़ाम जो IAS लोगों को चुनती है वो सिर्फ 100 रुपये फ़ीस रखती है, ठीक है, और आप तलाठी जैसी मतलब वो कम दर्जे की एग्ज़ाम है वो 1000 रुपये रख रहे हैं आप। तो किस हिसाब से स्टूडेंट इतना, मतलब कुछ लोग इतने गरीब होते हैं मैम कि जो सुबह कमाते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ऐसे है जो सुबह कमाते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं। तो मैम उन लोगों का तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, 1000 रुपये फीस। वो लोग तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते, उनकी इच्छा होती है लेकिन वो लोग फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते। और डिमांड ऐसी है कि जितने भी एग्ज़ाम होती है, अब जैसे बाकी ग्रुप C की हुई या अदर एग्ज़ाम हुई, आप सीधे कर दो ना कि वैसे भी MPSC एग्ज़ाम लेता है, उसमें ट्रस्टवर्दी भी होता है, आप उसमें इंक्लूड कर दो, फीस भी कम लगेगी। क्योंकि MPSC की बाकी एग्ज़ाम होती है 300-200 ऐसी फीस है। यदि ये सारी की सारी एग्ज़ाम उसमें इंक्लूड कर दें, एक ही बना दो, तो उसमें एग्ज़ाम दे लो, ट्रस्ट भी रहता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ऊपर से फीस भी कम लगेगी। तो सीधी बात है, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए सिर्फ अलग से कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं और फिर उसमें 2 नंबर का कुछ ऐसा चलता रहता है, तो उसमें नुकसान भी होता है स्टूडेंट्स का और पैसों का खर्च भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट रहती थी, उसके अलग अलग फीस भरनी पड़ती। मतलब एक पोस्ट के 900 रुपये है तो 4 पोस्ट रहेंगे तो 9 चौक 3600 रहेंगे। मतलब हम रोजगार तो है ही नहीं, उस मतलब कहाँ से पैसे लाएंगे इतने? एक डिपार्टमेंट में इतने पैसे जा रहे, तो फिर गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा ना कि ये रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और ये पैसे कहाँ से लाएंगे? घर से कहाँ से लाएंगे? 5-5 भर्ती निकली थी तो उसमें 14,000 जागा निकाला होता ना तलाटीचा, तो 4,000 जगह निकली थी। और अगर कास्ट बेस रिजर्वेशन और डिस्ट्रिक्ट के वाइज देखेंगे तो अभी जैसे मैंने तलाटी के लिए फॉर्म भरा था, OBC कास्ट की 8 ही जगह थी और फॉर्म आए थे लगभग 10,500 या 11,000। और पिछले अगस्त में मैंने 10 से 12 फॉर्म भरे, यहाँ 10-12 हज़ार मेरी एग्ज़ाम में गई। उसमें सिर्फ मैंने 2 एग्ज़ाम दी, बाकी की एग्ज़ाम हुई नहीं, उसकी फ़ीस हमको वापस आ गई और फिर वही एग्ज़ाम अभी फॉर्म भर के लिया उन्होंने, लेकिन वो एग्ज़ाम अभी तक हुई नहीं। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे मेस वाला पैसा कमा लेता है, रूम वाला पैसा कमा लेता है। लैब अगर 4 साल पहले गाड़गे नगर में 10 से 12 लैब थी, अभी 50+ लैब है, लाइब्रेरीज है 50+, एक घर छोड़ के। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट लाइब्रेरी एक भी नहीं है। एक विद्यावर्ती कॉलेज है, वहाँ पे 500 रुपये महीना है लाइब्रेरी का। तो अगर यहाँ से जो अभी कैंडिडेट चुन के आएगा वो कभी भी हमने देखा भी नहीं उनका क्या रहेगा, बीजेपी कांग्रेस। उसके अलावा कि हम 1-2 गवर्नमेंट लाइब्रेरीज खोलेंगे। अभी जैसे आप देखो 1,000 रुपये महीना यहाँ पे भरते, 800 से 1,000, 130 स्टूडेंट हमारे लैब में है। मतलब अमरावती जो कोचिंग मंडी बन रही है, उससे इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। अच्छा, तो अब 1.5 से 2 लाख चले जाते हैं। ठीक है, और ये सब मुद्दे तो मैं समझ गई, लेकिन हम चुनाव पर भी बात करना चाहेंगे। फिर किस पर भरोसा हो रहा है युवाओं को, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति? भरोसा है ही नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट अगर 100% में से एक कैंडिडेट 60% अच्छा है और दूसरा 50, तो हमको 60 चूज करना पड़ेगा। हालांकि वो भी कुछ काम का नहीं, लेकिन जो अवेलेबल है अच्छा वही अभी चुनना पड़ेगा। अभी कैसा वही सवाल हमको उनको पूछना है कि कुठं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, कारण मतलब कहाँ लेके रखा? हाँ, मतलब पहले कैसा था हमारा महाराष्ट्र, जहाँ पे एक बॉडी चलती थी, बराबर सरकार चलती थी, तरीके से चलता था। लेकिन आज जो चल रहा है, कहाँ गया वो महाराष्ट्र? हाँ, कहाँ गया वो हमारा महाराष्ट्र? पहला कृषि मंत्री हमारे महाराष्ट्र से पंजाबराव देशमुख थे, जिन्होंने यहाँ की लोकसभा सीट से वो MP थे। उनका बहुत हाथ है कुणबीस को, जो पहले मराठास थे यहाँ पे विदर्भ के एरियाज में, उनको OBC में लाने का, और उनकी वजह से ही आज हमको OBC स्टेटस मिला है।
नहीं तो हम भी वो मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की तरह आंदोलन करना पड़ता और फिर स्टेटस के लिए लड़ना पड़ता था। सबसे ज़्यादा भारत रत्न हमारे महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से लेके इतनी बड़ी लिस्ट है, कभी ख़त्म नहीं होगी। रहा हमारा महाराष्ट्र, यूपी, बिहार जैसे लोग बोलते थे, हालांकि यूपी बिहार कहाँ के कहाँ भी पहुँच रहा है और हमारी हालत उससे भी बदतर होती जा रही है। क्या स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है आपकी कोई। 2019 के बाद पहले 2.5 साल उभाटा रही, उसके बाद उनका हो गया, फिर फडणवीस आए। अब ये 24 के चुनाव में कौन, महायुति, महाविकास वो आघाड़ी? त्रिशंकु ही होगा, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, फिर इधर से उधर, उधर से इधर। और कहाँ पे जाएंगे ये नहीं पता, वो कोई कौन गुवाहाटी सा जाएगा। लीडर कहाँ पे जाएगा वो नहीं पता। सब खुर्ची के लिए जाते, कोई कौन सा भी लीडर कुछ भी नहीं करता। कोई विचारधारा, कोई पार्टी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और किसी के लिए कुछ को पड़ा भी नहीं है, मतलब वोटर्स का कुछ उसका भी वही है ना कि जो मुद्दे जिन पे ध्यान देना चाहिए, वोटर्स भी अब ऐसे नहीं कर रहे कि डेवलपमेंट पे बात कर रहा है तो उसे वोट दे, वैसा नहीं, ये हमारे लिए अपीजमेंट पॉलिसी रहा है, 3,000 दे रहे, 1,500 दे रहे, 4,000 दे रहे, हम उनको वोट देंगे। वोटर्स का भी तो यही है, वोटर्स का भी तो काम है कि नहीं स्किल डेवलपमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो कम से कम उनको प्रोत्साहित करें। ऐसा ये नहीं चलो है। वोटर्स, सब वोटर्स की आप ये जो बात कर रहे हैं अपने घर पे, अपने गांव में, हर जगह के पैटर्न देखकर, क्या युवा वाकई डेवलपमेंट पर इन सब मुद्दों पे वोट डालेगा? हाँ, नहीं कास्ट पे पैसे, मतलब जो पैसे आ रहे हैं अभी महाविकास आघाड़ी ने 4,000 का बोला है, उस पे अब मैं भी होगा, मुझे यदि फुकट में 4,000 मिल रहे हैं तो मैं उनको ही वोट डालूंगा, ऐसा चल रहा है। लेकिन युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि अब मैं जैसे दरियापुर विधानसभा से आता हूँ, हमारा जो है खारपन पट्टा है, वहाँ पे यदि कहीं भी खोदो तो खारा ही पानी लगा है, तो हमें मुद्दा क्या होना चाहिए कि जो इरिगेशन के लिए कुछ करेगा। क्यों नहीं हो रहा आपके लिए भी वो मुद्दा? क्यों नहीं हो रहा? मुद्दा है लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट पे या फिर इसी पे चल रहा है। अब हमारा जो खारपन पट्टा एरिया है ना, वहाँ पे ना जलयुक्त शिवार अच्छे से चल सकता है, उसके लिए आपको रिवर पे से या कैनल से ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। अभी यहाँ से जो सांसद है जो चुन के बलवंत वानखड़े, वो हमारे विधायक थे, लेकिन उन्होंने भी ना उसके लिए कुछ किया इरिगेशन के लिए। उससे पहले जो बीजेपी से बुंदेली, उन्होंने भी नहीं किया। और अभी जो सांसद से अरसुल करके, उनके जो लड़के थे वो हमारे यहाँ से सांसद थे, इस बार भी वो खड़े हैं, लेकिन उसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। क्या बोल रही थी? और मैम, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि अपोजिशन खत्म हो रहा है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़राब बात मानी जाती है पॉलिटिकल में। लेकिन अगर वो हमने देखा कि जब अगर अपोजिशन होता है तो वो आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है, होना वो आम जनता की आवाज़ सुनता है। लेकिन इधर ऑपोजिशन भी लगा रहता है कि कैसे सत्ता में कैसे आ जाए। सत्ता में आ जाए कि कौन सी पार्टी में हम कब जा सकते हैं, इधर ही अपोजिशन किसी भी पार्टी का क्लियरिफिकेशन नहीं है, कोई भी पार्टी क्लियर नहीं है। अगर उद्धव, एक मिनट, उद्धव ठाकरे के बारे में बात करो, उनके बारे में भी तो चर्चा कर लो। इतने साल वो भी तो मुख्यमंत्री रहे, वो कैसा है? उनका तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोविड में चला गया, उनको सीधे से आधा ही साल मिला काम करने के लिए, और हर स्टेट की सिचुएशन ऐसी सी कोविड में कि नहीं काम कर सके, तो उनको टाइम तो मिलना चाहिए था। और उनको टाइम नहीं मिला। टाइम तो नहीं मिला, उनको टाइम नहीं मिला। पर वो एक बार आए और वो जो हमारा गोरेवाड़ा जू था उसको बाला साहब ठाकरे का नाम दे दिया। अच्छा किया, हमको अच्छे लगते बाला साहब ठाकरे भी, लेकिन नाम देके चले गए, फंड दे दिया, लेकिन दूसरा कुछ काम जो था वो नहीं कर पाए ना। और हमारे लिए उधर फडणवीस साहब है कि वो कर सकते बोली। जैसे मैं अभी भंडारा से हूँ, तो मेरे को लगता है कि ऐसी परिस्थिति ऐसी बन गई कि अपने को लगता है कि बड़ा नेता अपने यहाँ से हो। मेरे नाना पटोले का एरिया है मेरा, तो मेरे को कुछ नहीं किया गाँव में, गए थे हम वहाँ ऐसा है, किया क्या? कुछ किया नहीं उन्होंने, इलाके में भी कुछ नहीं किया, साकोली में वैसा कुछ नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, अब लगता है अपने को, अब नाराज ना हो जाना, लेकिन वो मैं होकर सरकार में नहीं है ना। प्रॉब्लम वो है कि वो सरकार में नहीं थे, और अभी ऐसी पोजीशन आई कि हमारे एरिया से अगर एक नेता कोई बड़ा बन रहा, तो हमको भी लगता है जैसे गडकरी साहब नागपुर को बड़ा बनाए, वो बने तब नागपुर बड़ा बना। इसलिए हमको भी लगता है कि भंडारा से अगर नाना पटोले साहब बड़ा बनते तो हमारा भंडारा बड़ा बनेगा। प्रॉब्लम है ना कि और फिर नाना पटोले की पार्टी भी सत्ता में आए, वरना ये बताएंगे कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो पहले से एंटी एस्टैब्लिशमेंट में, जो जब वो बीजेपी में थे तभी बीजेपी के अगेंस्ट रिवोल्ट करके वो कांग्रेस में आए, क्योंकि वो काश्तकार के विषय में। और फिर यहाँ है तो यहाँ पे तो उनका तेवर आप देख ही रहे हो। और बात इन्होंने कही रिवर लिंक की, तो आपके शो पे सौरभ द्विवेदी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने एक प्लान डिस्कस किया था रिवर लिंक का, पूरे महाराष्ट्र के रिवर को लिंक करके कैनल्स की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में इरिगेशन की फैसिलिटी। क्योंकि हमारे यहाँ कोल्हापुर के एरियाज़ में जहाँ पूर गिरा था बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ ड्रॉट का रीजन है, तो यहाँ से वहाँ से रिवर लिंक करके यहाँ पे पानी लाने का बहुत ये डिटेल प्लान उन्होंने आपके शो में ही बता था।
उसके पर जो सुनने वाले लोग हैं वो उनको पता नहीं है कि क्या क्या काम क्या क्या वो सरकार करना चाहती है, पर सरकार के पास फंड नहीं है। और जब जब आती 2.5 साल आती, 2.5 साल दूसरे आ जाते, वो आ जाते। तो फिर ये लाडली बहन योजना ये कहाँ से आती है, इसके लिए कहाँ से फंड आता है? हाँ, वो तो बात है ना, फंड फिर इलेक्शन के टाइम पे फंड की फंड बात करूं तो कल मैं आपके यवतमाल होकर आई और मुझे पता चला वो है यवतमाल के, आपका ही तो है, विदर्भ का ही तो है। हाँ, अमरावती, अच्छा विदर्भ में नहीं मानती यवतमाल को। तो यवतमाल के किसानों ने बताया कि जब कोई किसान अपनी जान दे देते हैं तो सरकार उनको, अगर वो सरकार की नज़र में कर्ज की वजह से दिए वो सारे टिक मार्क्स को पूरा करते हैं तो 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देती है, जिसमें से 70,000 फिक्स डिपॉजिट, 30,000 रुपये हाथ में मिलता है। लेकिन जब से लाडली बहन योजना लागू हुई ये स्कीम भी बंद हो गई, और जिस पर फिर आपके नेताओं का भी बयान आया कि अभी ये कुछ समय के लिए हो सकता है, हम बाद में लागू कर दें। मतलब पिछले 2 महीने से चुनाव के पहले तो यही स्थिति चल रही है। तो फंड भी तो सरकार अपनी तरह से क्लियर कर देता, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, पर मैं एक बात बता रहा कि जो विदर्भ से काम हो रहे उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, क्योंकि बिकॉज जो कास्ट का कार्ड खेला जाता है देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट, मैं खुद मराठा हूँ, मैं कुणबी हूँ, पर जो कास्ट का कार्ड उनके अगेंस्ट खेला जाता है उनकी वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है। वो ब्राह्मण कम्युनिटी को पहले भी यहाँ पे भी और ऊपर भी सब जगह बैश किया जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ओपन में है, ये है वो है वो है। मैंने खुद पिछले बार कैट का फॉर्म ओपन से भरा था, मेरे को पता है कि ओपन से फॉर्म भरने के बाद कैसा होता, कट ऑफ कहाँ जाता और कहाँ नहीं जाता। तो 92, 94, 99 कट ऑफ जाता एम्स का, और ओबीसी का कम जाता। ऐसा नहीं हो रहा कि उनको कम है, पर उनका भी स्ट्रगल बहुत अलग है, ये बात बता रहा। और उनको जो स्पेस मिलनी चाहिए महाराष्ट्र की, यहाँ पे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनकी स्पेस खाई जा रही, उनके विद इन द पार्टी खाई जा रही, और देवेंद्र फडणवीस की। क्योंकि देखिए अगर उनकी स्पेस नहीं खाई जा रही होती तो उनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, क्योंकि दिल्ली को। लेकिन अभी तो आज ही अमित शाह जी का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर हम सत्ता में आते, चुनाव जीत जाते तो हम सब बैठकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। विदर्भ का अगर विकास इन कुछ सालों में हुआ है तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हाथ है। लेकिन अगर एक बात को, जैसे मैं अभी आर्नी केड़ापुर विधानसभा से आता हूँ, तो हमारे यहाँ एसटी के लिए एसटी के रिजर्वेशन सीट है, तो हमारे यहाँ कुछ भी विकास नहीं। जब मैं 15 साल पहले बच्चा था वैसे का वैसे हमारा आर्नी है, और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट है वो लड़कियाँ न चाहते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, संदीप धुर्वे थे, उनकी टिकट कट चुकी है। हालांकि मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर जब हम अभी राष्ट्र की बात करते हैं तो जो लोग रहते वो हमें बीजेपी वाला समझते, जब हम डेवलपमेंट की बात करते तो कांग्रेस वाला समझते। और इसी के साथ महाराष्ट्र में जो बलात्कार के किस्से, वो इतने बलात्कार हुए, अगर हम बलात्कार हुए और 2019 का डाटा था तो एक साल में 4,500 लड़कियाँ गायब हुई थी। एक साल में 4,500 लड़कियां गायब हुई थी, और बलात्कार की तो छोड़ दो, उसको भी नहीं। अमरावती में 1 महीने में 8 मर्डर हुए, 2 लड़कियों के मर्डर हुए, और उसमें सभी 90%, 99% जो लड़के थे मर्डर करने वाले और जिनका मर्डर हुआ वो सब अंडर 18 थे। यहाँ पे क्राइम का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ चुका है अमरावती में, ऐसा लग रहा, क्योंकि पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी पर उनको को कैप्चर नहीं कर पा रहे उस क्राइम को। और बात रही ये जो लड़कियां नचाने की, सॉरी दैट मीन वो चलेगा। हाँ नहीं, कैसे चलेगा नहीं शब्द उनका शब्द चलेगा। हम प्रॉपर भाषा का फर्क पड़ता है ना, वो शब्द चलेगा। एंटी सोशल इवेंट की वजह से जो यहाँ पे हो रहा है, गाड़गे महाराज का जो ये मैदान है, वहाँ पे दरअसल दयांडी होती, वहाँ पे गौतमी पाटिल आ गए और हिंदवी सरकार आ गई। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, इतना ज़्यादा है कि कोई भी मारने को भी आ सकता, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। पर ये महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी बन रही, पर ऐसी थी नहीं। शाहू फुले आम्बेडकर का महाराष्ट्र था, और कहाँ से कहाँ चला गया, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पर अगर हमें पर्टिकुलर विदर्भ का डेवलपमेंट करना है तो लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र के हेड पॉलिटिक्स में लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो देवेंद्र फडणवीस है, नितिन गडकरी है, वो अभी 10-15 साल से हायर पॉलिटिक्स में है, पर अब तक के हम जब से 1947 से अब तक का देखें तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न महाराष्ट्र से है। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है वेस्टर्न महाराष्ट्र का, मतलब शुगर इकोनॉमी की है, उनका पूरा इकोनॉमी शुगर के आसपास है। मतलब जबकि गवर्नमेंट के जो मतलब मेन स्ट्रीम जॉब्स भी नहीं है तो उनके शुगर इंडस्ट्री से जॉब्स आ रहे हैं, पर महाराष्ट्र में वैसा नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसा है कि हमने मिडल जो चीज़ थी, जो हमने डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, वो नहीं की है। तो अभी एक ही सोल्यूशन है, मतलब कि
है, मतलब उनके एक अगेंस्ट भी है, जैसे कि उनको कास्ट बेस पर किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को। बट हमारे यहाँ पे कोई बड़ा लीडर नहीं है जो विदर्भ को रिप्रेजेंट करे अपर स्टेज पे। मैडम एक बात बता रहा हूँ, अभी ये लोग जो बता रहे हैं यहाँ महाराष्ट्र की, मेरा नाम है धर्मराज मुंडे, मैं एक सर्विसमैन हूँ। अभी ये सारे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ की जो पॉलिटिकल ट्रेंड भी है, यहाँ क्या चल रहा, सिर्फ कास्टिज्म चल रहा और कोई नौकरी के ऊपर बात कर रहा नहीं। अभी जो लाडली बहन योजना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी, कोई अपने घर से पैसे नहीं दे रहा, लेकिन किसान इस हाथ से अगर महिलाओं को पैसे दे रहा। महंगाई भी तो देखो कितनी बढ़ गई है, सोयाबीन है नहीं भाव, कपास सोयाबीन और कापूस है नहीं है, रिफाइंड इतना बढ़ गया, प्याज के रेट देखो कितने हैं मार्केट में, है ना। और ये मराठा कुंबी ये कास्ट, अभी वोटिंग तो उसी के ऊपर चल रही है ना मैडम। और पॉलिटिशियन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे एनसीपी और कोई भी हो, अभी एनसीपी एक ही घर में 8-8 लीडर है, सारे एमएलए एमपी सब के। बीजेपी हर इसमें, बीजेपी ने बोला था ना कि हमारे यहाँ जो परिवारवाद है नहीं, अमित शाह है, उसका लड़का कौन है, क्रिकेट खेला है कभी नहीं खेला ना। अभी कौन है आईसीसी का है, ठीक है, ये आशीष शेलार है, ये कभी हाथ बैट पकड़ा है, मुंबई का ये है ना। जिसको जहाँ होना चाहिए ना। और अभी देवेंद्र फडणवीस है, अभी एमपीएससी, ये सारे अभी चलो मेरा तो गुजारा पेंशन के ऊपर हो रहा है। अभी मैं ये लैब में जो लड़के देखता हूँ ना, ये बेचा आधे पेट रहती है। अभी ये बोल रहे हैं ना कोई बड़ा लीडर होना चाहिए, ये कहाँ से आए, इनके पास इनकी करोड़ों की संपत्ति है, कहाँ से आए, पेड़ लगे इनके घर में, पैसे के पेड़ तो नहीं लगे ना। ये हमारे जो है ना, क्या है इनको, अभी चुन कर आएंगे, पेट्रोल के भाव बढ़ा देंगे, अनाज के भाव बढ़ा देंगे। एक किसान अगर खेत से कुछ भी लगाता है ना, अभी गेहूं भी निकालता है ना, तो उसको 1500 रुपये भाव नहीं मिलता, लेकिन आप दुकान में वही गेहूं खरीदने जाओ, कितने का, 30 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये, और उसको क्यों नहीं मिलता। आज प्याज जाओ ना, प्याज 50 रुपये से कम नहीं है। वही किसान का अगर प्याज बेचने जाओ ना, तो 20 रुपये केजी से भी नहीं लेता। तो ये मैडम क्या है, यहाँ की जो व्यवस्था है ना, ये जो बोल रहे हैं ना स्टूडेंट, ये सिर्फ इनको कि ये लीडर अच्छा है, लीडर कोई अच्छा नहीं है। तो कैसे बदलेगी राजनीति, कैसे बदलेगा राजनीति? तो मैडम हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, और हमें पता करना पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन है। उस कैंडिडेट सर्विस में थे? मैं आर्मी में था, और मुझे भी, मैंने अच्छी तरह से देखा है, गरीबी को अच्छी तरीके से देखा है, और पूरे इंडिया में घुमा हूँ मैडम मैं, ठीक है, JNK से लेकर पूरे इंडिया में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं MPSC की कर रहा हूँ मैडम तैयारी, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ कोई पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, ये सिर्फ हमारे इसमें आपस में झगड़े लगा देते हैं। और जब इनकी पार्टी होती है ना, सारे अभी जो दरडा का ये जो हुआ था ना, सारे एक दूसरे को गले से गले मिला रहे थे। यहाँ तो हमारे सामने गाली देते एक दूसरे को, और बाद में तो ये है ही ना मैडम। अभी जो उद्धव ठाकरे जी के गए हैं, किस वजह से गए, ईडी की वजह से गए ना, सबको पता है। अभी ये क्या नाम है इसका, ये जो नहीं छगन भुजबल बोला ना, अभी पलट गया। और ये पॉलिटिशियन है ना, ये अपने माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पॉलिटिशियन को है ना, नहीं चुनकर देना चाहिए। कैसे अपक्ष है ना मैडम, जो है उनको दे दो ना। अभी देवेंद्र फडणवीस ये कहाँ से आते, इनको पता है ना। अभी ये एक किस्सा बताता हूँ, जो इन MP पैसा तो बहुत है ना मैडम इनके पास, कोई भी MLA आया जाएगा यहाँ से, नहीं तो यहाँ से। आप क्या बोलना चाह रहे थे? महाराष्ट्र के जो उद्योग मंत्री है उदय सामंत, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने भर्ती निकाली थी MIDC की, 1.5 साल हो गए वो भर्ती नहीं हुई। तो जो रत्नागिरी विधानसभा उनका मतदार संघ है, मैं वहाँ के लोगों से दरखास्त करना चाहूँगा, इस बार उनको चुन के मत लाइए। अगर वो मंत्री होते हुए भी अगर वो 1.5 साल लगा रहे हैं। एक बात मैडम, अभी जो MPSC ये जो केसेस है ना मैडम, अभी ये जो पुलिस भर्ती क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको पॉलिटिशियन को डर है। जब ये फोर्स ज़्यादा करेंगे ना, तो ये इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी MPSC की मैडम इतनी 2023 की जो ये है, 2023 की अभी तक, क्योंकि इनको पता है 8000 वैकेंसी है, 8000 वैकेंसी 2 साल में मैडम इनका पेमेंट एक कर लीजिए कितना, और इन्होंने फीस कितनी ली हर इसकी। अभी बाकी के स्टेट में भी है, जो स्टूडेंट हर एग्ज़ाम के, अभी आदिवासी हो गया, हर इस एग्ज़ाम की मैडम फ़ी है 1000 रुपये। 1000 कहाँ जाते हैं पैसे,
क्यों इतनी फीस? अभी इस पर बात हो चुकी है सर, इसलिए मैं रोक रही हूँ, माफ़ी चाहिए। तो ये यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स थे जो एमपीएससी की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी, अपनी स्थिति बताई, अलग अलग नेताओं को लेकर अपने विचार रखे। लल्लन टॉप की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है। हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या सोचते हैं देश को लेकर, राजनीति को लेकर, अपने राज्य को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर, उनकी समस्याएं क्या हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं, किसकी बात से आप ज़्यादा सहमत है, असहमत है, ये आप हमें कॉमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे अमितेश थे, मैं सोनल हूँ। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।